नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कि हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है आत्मकथ्य, और ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर को रीड किया था और काफी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। तो बिल्कुल आज हम उसमें से ही आपको थोड़ा बहुत और भावार्थ बताएंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं की है वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जिन्होंने की है वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खुद भी यहाँ पर कोशिश करेंगे उसके भावार्थ को लिखने की, जो कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप खुद से इसका भावार्थ लिखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से चैप्टर को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और साथ ही इसके भावार्थ को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो इसमें आपके जब भी एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में आपका कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कि आपका काव्यांश दिए रहेंगे। जैसे इतना आपको एक बार में दे दिया, एक बार में आपको इतना काव्यांश दे दिया जाता है और उसके बाद आपको उसमें क्या करना होता है, उसका आपने सप्रसंग व्याख्या करनी होती है, आपने उसमें लिखना होता है, बताना होता है कि क्या इसका भावार्थ है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह, मुरझाकर गिर रही देखो पत्तियां कितनी आज घनी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर लास्ट सेशन में मैंने इसको रीड किया था और मैंने आपको क्या बताया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि कहेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी अपनी निम्न कविता की निम्न पंक्तियों से यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखने के, एक तरह से क्यों वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, अपनी आत्मकथा न लिखने के एक कारण को बता रहे हैं कि क्यों वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, क्यों वो अपनी आत्मकथा को बार बार लिखने से, जैसे आप लोग उनको उनके मित्र उनको फोर्स कर रहे हैं एक तरह से कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो। तो क्या वो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर अपनी आत्मकथा न लिखने के लिए वो कह रहे हैं कि गुंजन करते भंवरे मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है। गुंजन करते जो भंवरे हैं और ये मुरझाकर गिर रही जो ये घनी पत्तियां हैं, क्योंकि एक टाइम जो आता है उस टाइम पे क्या होता है कि पत्तियां भी गिर जाती हैं मुरझाकर। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, आकाश के लिए कहा है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को कहा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और इस तरह ये अपनी आत्मकथा को लिखकर अपने आप को एक तरह से व्यंग और उपहास का पात्र बनाते हैं। क्योंकि क्या है, दुनिया क्या करती है, दुनिया दूसरों के जीवन से जो चीजें उसको मिलती है, जो एक तरह से दुनिया दूसरों के जीवन में ज्यादा झांक कर ज्यादा आनंद लेती है कि उसके जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो तब जाकर दुनिया को आनंद आता है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सबको एक तरह से जलन होती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस अनंत नीलिमा में, यानी कि इस भरे आकाश में काफी समय पहले से लोग अपने जीवन का इतिहास, अपना जीवन का एक तरह से अपने जीवन की व्यथा, अपनी आत्मकथा लिखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं तब भी क्या करते हैं, उनका एक तरह से व्यंग और मलिन उपहास करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और इस पर भी तुम अपने मित्रों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तब भी तुम कहते हो कि मैं कह डालूं अपनी दुर्बलताओं को, अपनी जीवन की जितने भी मेरे जीवन के
दुर्बलताएं हैं, मेरे जीवन की जितनी भी कमियां हैं, उन कमियों को तुम कहते हो कि मैं कह डालूं, तुम सुनकर सुख पाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी आनंद आएगा मेरे जीवन की इन कमियों को सुनकर। तुम सुनकर सुख पाओगे, यानी कि संसार जो है वो क्या करता है, सुख पाता है, संसार को अच्छा लगता है जब वो दूसरों की कमियों को जानता है। अच्छा, इसको ये नहीं आता, अच्छा ये नहीं कर सकता, तो संसार क्या करता है, मजे लेता है, आनंद लेता है आपकी कमियों से, आपके कमियों को। तभी तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज है, तो किसी के सामने ये सारी चीजों का बखान हमें नहीं करना है, हमें दुनिया के सामने ये सारी चीजों का बखान नहीं करना है, बस अपने अच्छे कर्म करते रहना है। वही अच्छे कर्म आपको एक दिन सबके सामने जो है बहुत बड़ा साबित करेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब तुम मेरी ये गागर रीति देखोगे, जब ये मेरा जीवन जो है, एक तरह से तुम पाओगे कि कुछ भी विशेष नहीं है यहाँ पर, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, कुछ भी एक तरह से बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पर। ये देखकर तुम क्या है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि इसने जीवन में बहुत बड़े काम तो नहीं किए हैं, ये एक साधारण मनुष्य है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले। तो देखिए यहाँ से आगे कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो। देखिए इतना हमने एक यहाँ पर पैराग्राफ बनाया था, और इससे आगे हम एक और पैराग्राफ यहाँ पर ले रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरल से तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेम आपने इसी तरह से अगर ये पंक्तियां आती हैं, आपने सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 में 2 से आत्मकथ्य नामक कविता से लिए गए हैं, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर समाज, दुनिया की जो एक तरह से समाज के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से समाज के लोग जो है आपके जीवन में जीवन की कमियों को देखकर आपका जीवन का आनंद लेते हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कैसे मैं अपने जीवन की कुछ उज्जवल गाथाएं हैं। देखिए पहले उन्होंने अपने जीवन की कमी के विषय में बताया, और फिर कहा कि कैसे मैं अपने जीवन की उज्जवल गाथा तुम्हारे सामने गा दूं, कैसे मैं अपने जीवन के जो सुख के दिन है, जो मधुर चांदनी रातें हैं जिनमें हम खिलखिलाकर हंसा करते थे, बातें किया करते थे, वो अपनी फैमिली के बारे में कह रहे हैं, अपने परिवार के बारे में कह रहे हैं, अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, अपनी प्रेयसी के बारे में, कि वो भी कुछ अच्छे दिन भी थे मेरे जीवन में, उसमें मैं कुछ अच्छे से हंसा भी था कुछ दिन, और अच्छे से मैंने चांदनी रातों में एक अच्छा समय भी बिताया था। मिला कहाँ वह स्वप्न सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुंह सिखिया कर भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोलों मैंने क्या बताया था आपको, जो लाल लाल गाल होते हैं, अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो अब यहाँ पर अपनी प्रेयसी को याद करते हुए, और उसके जो लाल लाल करुण कपोल है, सुंदर अरुण कपोल, यानी कि अरुण यानी कि जो सूर्य उदय जब हो रहा होता है तो एक लालिमा होती है, तो बिल्कुल इस तरह की लालिमा उनके गालों की है। और मतवाली सुंदर छाया में उनके जो सुंदर से बाल हैं, उनकी जो घनी छाया है उसके विषय में, तो एक तरह से अपनी यहाँ पर प्रेयसी को याद कर रहे हैं, और कहते हैं उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। यानी कि आज मैं जो ये चल रहा हूँ, आज मेरे जीवन को प्रेरित करने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाली अगर कोई है तो वो है उसकी स्मृतियां,
उसकी यादों के सहारे ही मैं अपने जीवन को काट रहा हूँ, उसकी यादों की, उसकी स्मृति पाथेय बनी है। पाथेय यानी कि मेरे साथ चलने वाली, थके पथिक की पंथा की, यानी कि इस जीवन से तो मैं थक चुका था, लेकिन फिर भी आज जो मुझे प्रेरणा दे रहा है यहाँ पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए और संसार में जीने के लिए, वह है उसी का प्रेम। आगे देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों, मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं। तो क्या तुम मेरे जीवन की उस सीवन को, यानी कि जिसको मैं भूल चुका हूं, जिसको मैंने दबाया हुआ है अपने मन में, फिर से तुम उन बातों को उधेड़ना चाहते हो, उन बातों को खेलना चाहते हो, जिससे कि मुझे और पीड़ा हो, मुझे और दर्द हो। छोटे से जीवन की बड़ी कथाएं आज, कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। यानी कि भले ही, क्योंकि दुनिया इसका मजाक बनाएगी, दुनिया इसकी उपहास करेगी, दुनिया इस पर व्यंग करेगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे छोटे से जीवन की। तो मैं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि मैं दूसरों की सुन लूं केवल और अपने आप मौन रहूं। सुनकर भी क्या करोगे भल मेरी भोली आत्मकथा, मेरी ये भोली सी सरल सी आत्मकथा को सुनकर भी क्या कर लोगे तुम। क्योंकि संसार में जितना भी लोगों ने आज तक आत्मकथा लिखी है, अपने आत्म एक तरह से जीवन का यहाँ पर परिचय दिया है, तो लोगों ने उनका उपहास ही उड़ाया है। क्योंकि जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा जीवन अच्छा ही है, हमेशा जीवन बुरा ही है, और बहुत सारी गलतियां भी जीवन में हमसे हो जाती हैं, कई बार अच्छा समय भी जीवन में आता है। तो यही चीजें हैं, लेकिन दुनिया क्या करती है, इन सब चीजों का आनंद लेती है। तो वो कह रहे सुनकर भी क्या करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी तो आत्मकथा बड़ी सरल है, और इसको सुनकर भी क्या तुम करोगे, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और अभी सही समय भी नहीं आया है मेरी आत्मकथा को लिखने का, क्योंकि अभी जो मेरी व्यथा है, अभी जो मेरा दुख है, वो मौन है। यानी कि मैंने उसको सह रखा है, और शांति से मैं उसको मन में अपने दबाए हुए हूँ। तो अभी समय नहीं है कि मैं उसको उखेल के सबके सामने रखूं, अभी समय नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में भी अपने इस चैप्टर को पढ़ा था, और अभी मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है, और बहुत अच्छे से मैंने आपको इसकी व्याख्या भी कर दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर इस पाठ से जुड़ी हुई। तो क्योंकि क्लास 10th का आपका ये चैप्टर है, और क्लास 10th आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम है, जिसमें आपको इस तरह के काव्यांशों को देखकर व्याख्या उनकी करनी होती है, पाठ और कविता का नाम याद करना होता है, और साथ ही प्रश्नोत्तर भी आपने करने होते हैं। तो एक एक चैप्टर जो है साथ के साथ पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करते जाइए। तो देखिए पहला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज आपने पढ़ी है उसी का आंसर देना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर देंगे, उत्तर भी आपको सामने ही दिया गया है। कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि जीवन में बहुत सारी उनकी पीड़ादायक घटनाएं भी हुई है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन जो है कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही हो रहा है, हमेशा अच्छाई हो रही है। अच्छा और बुरा दोनों समय आता है, और सुख और दुख दोनों चीजें आती हैं, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई है, और अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है, क्योंकि वो बहुत सरल है, और अपनी सरलता के कारण उन्होंने अपने जीवन में कई बार लोगों से धोखा खाया है। कवि के पास मात्र कुछ सुनहरे क्षणों की स्मृतियां शेष है। संसार के लोगों ने उन्हें काफी धोखे दिए हैं उनको, जैसे उन्होंने कहा था कि कहीं तुम ही नहीं मेरी अपनी भरकर मेरी खाली करने वाले, यानी कि
यहाँ पर जो लोग हैं, संसार के जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों का एक तरह से दूसरों का छीनने में लगे होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि के पास जो मात्र कुछ जो सुनहरे क्षण हैं, जिसके सहारे वो अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर रहे हैं, उन यादों को उन्होंने अपने अंतर मन में संजो कर रखा है और वह उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं उनकी जो आत्मकथा है वो बड़ी सरल है, बहुत ही सहज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, और महान और सेवक मानकर लोग जिससे कि आनंदित रहेंगे, यानी कि लोगों को खुश करने वाली ऐसा कोई महान काम नहीं इसमें किया है। और इन्हीं कारणों से कविता यानी कि कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। तो पूरी जितनी भी हमने कविता पढ़ी, देखिए उसका निचोड़ यहाँ पर मिल चुका है। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आता है, और इसको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। आपने कविता की लास्ट पंक्ति पढ़ी होगी अभी अभी, तो उसमें था कि अभी समय भी नहीं, सोई मौन है मेरी व्यथा, ठीक है, थकी मौन है मेरी व्यथा, अभी समय भी नहीं। और तो क्या कहते हैं यहाँ पर, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं, ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए कवि ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि आत्मकथा सुनाने का यह उचित समय नहीं है। उनको लगता है कि आत्मकथा सुनाने का ये उचित समय नहीं है, ये सही समय नहीं है। कवि द्वारा ऐसा कहने का ये कारण है क्योंकि कवि ने अभी सुखों के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं मिली है, यानी कि कवि को अपने जीवन में कुछ सुख के क्षणों के अलावा और कोई उपलब्धि नहीं मिली है। कवि का जीवन जो है वो दुख और आभाओं से भरा है, हमेशा उन्होंने जीवन में ज्यादातर कष्ट ही उठाए हैं, दुख ही उठाए हैं, आभाव ही झेले हैं। तो सिर्फ वही है उनके जीवन में, और कुछ जो सुख के क्षण हैं उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन जी रहे हैं। कभी अपने जीवन में जो बाहरी पीड़ा मिली, कवि को अपने जीवन से जो बाहरी पीड़ा मिली, बाहरी पीड़ा यानी कि मैंने आपको बताया कि कई बार इंसान के जीवन को, देखिए एक तो होती है खुद की गलतियां, अपनी जो हमने कमियां हमारे अंदर है, हमने जो गलतियां की है, हमने मेहनत नहीं की, हमने नहीं किया। कई बार होता है हमारे परिवार से, समाज से, देश से, यानी कि कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीजें जो आगे बढ़ने से इंसान को रोक देती है। तो वो कहते हैं कि मुझे लोगों से कई बार धोखा भी मिलता है, लोगों से कष्ट भी मिलता है। तो उन्होंने जो भी उन्हें पीड़ा मिली वो उन्होंने अकेले सही, और जीवन के इस पड़ाव पर उनके जीवन में सभी दुख और व्यथाएं जो है अब थक कर सो चुकी है, यानी कि वो कहते हैं अब मैं आगे नहीं सहना चाहता कि मेरी जो व्यथाएं हैं वो अभी थक कर सो गई हैं। अर्थात मुझे मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदनाओं से मुक्ति मिली है, यानी कि बड़ी मुश्किल से थक कर सो गई है, अर्थात कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पुरानी वेदनाओं को, पुरानी पीड़ाओं को, पुराने कष्टों को, पुराने धोखों को भुलाया है, और बड़ी मुश्किल से वो अपनी प्रियतमा की यादों के साथ अपना जीवन काट रहे हैं। कोई भी ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है जिससे कि वो आत्मकथा लिखने को तैयार हो। देखिए जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा के स्वरूप रख सके, यानी कि उनके जीवन में दूसरों को प्रेरित करने के लिए। देखिए आत्मकथा लिखने का ये अर्थ होता है कि हम या दूसरे लोग आत्मकथा से कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें, कुछ उनके कष्टों से, उनके दुखों से प्रेरित हो। तो लेखक क्या, कवि कहते हैं यहाँ पर कि अभी मेरे पास कुछ लोगों को प्रेरित करने वाला, लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप कुछ ऐसी उपलब्धि है ही नहीं, और इन्हीं कारण मैं अभी, कवि कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, यानी कि इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अभी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, इस समय वो अपनी आत्मकथा इसीलिए नहीं लिखना चाहता हूँ। आगे देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति है, स्मृति को पाथेय बनाने से, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। बहुत ही सुंदर पंक्ति आपने पढ़ी इसमें कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। तो स्मृति को पाथेय बनाने से, स्मृति यानी कि यादें,
स्मृति यानी कि यादें, यादों को पाथे यानी कि साथ में जो चलने वाला, जीवन मार्ग पर प्रेरणा देने वाला बनाने पर कवि का क्या आश्रय है? तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आश्रय है जीवन मार्ग में प्रेरणा से। यानी कि अब जो अपना जीवन वो जी रहे हैं केवल उनकी यादों के साथ जी रहे हैं, उनकी यादों के सहारे जी रहे हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, जो उन्होंने एक सुख का स्वप्न देखा था कि वो अपने जीवन में को इस तरह से व्यतीत करेंगे, इस तरह के उनका जीवन रहेगा, अब वो उन्हें कभी भी प्राप्त उनको नहीं हो पाया। इसीलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानते हैं। काफी दुख, काफी कष्ट उन्होंने सहे हैं, जिससे वो थक चुके हैं अपनी जीवन यात्रा से। और जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए किंचित सुखों की स्मृति या जो अपना अच्छा समय उन्होंने कभी बिताया था, उन सपनों की यादें, उन बातों की जो यादें हैं वो जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा उन्हें दे रही है। तो इस तरह से प्रश्न 3 हमने पढ़ लिया। प्रश्न 4 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया, आलिंगन में आते आते मुंह सिखियाकर भाग गया। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि? इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मिला कहाँ वह स्वप्न सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के मैंने सपने देखे थे, जिस अच्छी जिंदगी के, जिस प्रेम के मैंने सपने देखे थे, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाया और उनका जीवन हमेशा सुखों से वंचित रहा। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जा गया। इस दुनिया में छलावा मात्र है, ये दुनिया जो है ये सुख का छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वो अधिक समय के लिए नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है आलिंगन में आते आते। यानी कि उसको मैं अपनाता, उसको मैं स्वीकार करता, उसको मैं एक्सेप्ट करता, उससे पहले ही वो मेरा सपना जो है टूट गया आलिंगन में आते आते मुंह सिखियाकर, यानी कि बिल्कुल चुपचाप जो है चला गया। तो ऐसा जो सुख का स्वप्न है वो कभी देखा करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उस स्वप्न का सच होना जो है केवल एक ख्वाब बनकर रह गया। आगे देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका भाव स्पष्ट करना है तो कवि अपनी प्रेयसी को के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं अब यहाँ पर, और क्या कह रहे हैं कि प्रेममयी जो भोर वेला है उसकी मधुर लालिमा उसके गालों से ली है। यानी कि जो सूर्य ने भी जो एक तरह से भोर हो रही है, वो लालिमा कहाँ से ली है? उनकी प्रेयसी के अरुण कपोलों से, उनकी सुंदर गालों से वो लालिमा ली है। कवि की जो प्रेमिका है उनका मुख सौंदर्य, उनका मुख का जो सौंदर्य है, उसका जो सुंदरता है वो उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर है, बहुत ही सुंदर है। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न 5 है ये। कवि का आश्रय जो है वो है निजी प्रेम से, मधुर और सुख भरे क्षणों से है जो अपनी प्रेमिका के साथ उन्होंने व्यतीत किए हैं, चांदनी रातों में बिताए हैं वे सुखदायक क्षण। वो कहते हैं कि वो उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है, वो उज्जवल गाथा की तरह पवित्र है और कवि के लिए अपने जीवन अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर ही ये रह गई है। और इसीलिए कवि अपने जीवन की उन मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। तो वो अपने जो उन्होंने निजी प्रेम के जो मधुर क्षण जो व्यतीत किए हैं और वही अब उनके जीवन का सहारा है, तो वो उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। तो वो क्यों लिखेंगे आत्मकथा? तो इसीलिए यहाँ पर कवि उनको बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अब देखिए प्रश्न 6 जो है उसमें आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता लिखिए। अब इसमें आपने ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कीजिए और उसके बाद आप इसकी काव्यगत विशेषताएं लिखकर लाइए, काव्य भाषा की विशेषता लिखकर लाइए कि क्या किस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। और ये चीज आपको जहां पर आपने कवि का जीवन परिचय लिखा है वहां से भी आपको मिल जाएगी, और बाकी आप जो जिस
तरह का यानी कि एक विशेष क्या था इस काव्य में, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो होमवर्क को नोट डाउन कीजिए। बाकी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हो गए हैं और भावार्थ की भी सप्रसंग व्याख्या सहित मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है चैप्टर से तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।